नमस्कार, स्वागत है आपका आवाज समाचार में। मैं हूं आपके साथ दीपाली नंदा। बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएंगे इस वक्त की बड़ी हेडलाइंस। लंदन में ब्रिटिश पीएम की स्टारमर से मिले प्रधानमंत्री मोदी। भारत यूके के बीच ऐतिहासिक एफटीए पर हुए हस्ताक्षर। प्रधानमंत्री मोदी ने एफटीए को बताया समृद्धि का समझौता। निफ्टी वीकली एक्सपायरी पर बाजार में दबाव। सेंसेक्स निफ्टी गिरावट के साथ बंद। मिड कैप स्मॉल कैप शेयर्स में बिकवाली। आईटी, एफएमसीजी, रियलिटी शेयर्स में रही गिरावट। बिहार वोटर लिस्ट विवाद पर दिल्ली से लेकर पटना तक विरोध प्रदर्शन। तेजस्विनी ने दी चुनाव बहिष्कार की धमकी। राहुल ने चुनाव आयोग के खिलाफ गड़बड़ी के सबूत होने का किया दावा। एसआईआर के आलोचकों को मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार का जवाब। कहा, क्या एसआईआर का विरोध करने वाले मृत स्थानांतरित धोरे वोट डालने वाले वोटरों के जरिए फर्जी वोटिंग करना चाहते हैं? जीएसटी के मोर्चे पर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को मिल सकती है राहत। फ्रूट जूस और पैकेज्ड फूड समेत कई आइटम्स की जीएसटी दरों में कटौती संभव। सीएनबीसी आवाज एक्सक्लूसिव। 2006 मुंबई लोकल ट्रेन धमाकों से जुड़े केस में सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले पर लगाई रोक। हालांकि दोषियों को अभी वापस जेल नहीं भेजा जाएगा। रूस का एक यात्री विमान हुआ क्रैश। पूर्वी अमूर इलाके में मिला विमान का मलबा। विमान में 50 लोग थे सवार। विवादित सीमा के पास गोलाबारी के बाद थाईलैंड और कंबोडिया के बीच बड़ा तनाव। थाईलैंड ने कंबोडिया के सैन्य ठिकानों पर किए हवाई हमले। बॉर्डर पर बढ़ाई सेना। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे आज की बड़ी खबर के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूके के दौरे पर हैं और पीएम मोदी की मौजूदगी में आज भारत और यूके के बीच ऐतिहासिक एफटीए पर हस्ताक्षर हुए। इससे भारतीय टेक्सटाइल, जेम्स एंड ज्वेलरी जैसे सेक्टर को यूके में ज्यादा बड़ा बाजार मिलेगा। आज हमारे संबंधों में एक ऐतिहासिक दिवस है। मुझे प्रसन्नता है कि कई वर्षों की मेहनत के बाद आज दोनों देशों के बीच कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड एग्रीमेंट संपन्न हुआ है। यह समझौता मात्र आर्थिक साझेदारी नहीं, बल्कि साझा समृद्धि की योजना है। एक और भारतीय टेक्सटाइल, फुटवियर, जेम्स एंड ज्वेलरी, सी फूड और इंजीनियरिंग गुड्स को यूके में बेहतर मार्केट एक्सेस मिलेगा। भारत के एग्रीकल्चर प्रोड्यूस और प्रोसेस्ड फूड इंडस्ट्री के लिए यूके की मार्केट में नए अवसर बनेंगे। भारत के युवाओं, किसानों, मछुआरों और एमएसएमई सेक्टर के लिए यह समझौता विशेष रूप से लाभकारी सिद्ध होगा। तो इंडिया यूके के बीच एफटीए पर पूरी जानकारी के लिए अब सीधा जुड़ते हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी लक्ष्मण रॉय से। तो लक्ष्मण जी, आपसे जानना चाहेंगे ये जो ऐतिहासिक एफटीए की डील हुई है दोनों देशों के बीच में, इसकी पूरी डिटेल्स क्या हैं? बिल्कुल, ये दोनों देशों के लिए इंडिया यूके फ्री ट्रेड एग्रीमेंट काफी मददगार साबित होने वाला है, क्योंकि इससे एक अनुमान के मुताबिक हर साल दोनों देशों के बीच कारोबार 25.5 बिलियन पाउंड कारोबार बढ़ेगा। कारोबार कैसे बढ़ेगा? तो दरअसल बढ़ेगा इस वजह से क्योंकि इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के तहत यूके ने भारत के कई सारे प्रोडक्ट पर इंपोर्ट ड्यूटी या तो घटा दी है या फिर इंपोर्ट ड्यूटी को जीरो कर दिया है। मिसाल के तौर पर जो टेक्सटाइल होता है, गारमेंट होता है,
केमिकल होता है, बेस मेटल है, इन सब पे जब इंडिया से सामान जाएंगे यूके में तो उस पर इंपोर्ट ड्यूटी नहीं लगेगा या फिर बहुत कम लगेगा। जबकि अभी देखें तो टेक्सटाइल गारमेंट पर करीब 12% तक इंपोर्ट ड्यूटी लेता है यूके, केमिकल पर 8% तक इंपोर्ट ड्यूटी लेता है यूके, बेस मेटल पर इंपोर्ट ड्यूटी 10% तक थी। लेकिन जैसे ही एग्रीमेंट लागू होगा ये ड्यूटी 0 हो जाएगी या फिर बहुत कम हो जाएगी। इसी तरीके से प्रोसेस फूड है, उस पर 70% तक इंपोर्ट ड्यूटी लगता है यूके में। जब भारत से प्रोसेस्ड फूड या पैकेज फूड जाता है तो इसको भी काफी कम करने का फैसला लिया गया है। जो किसान है, किसानों के लिए यूके का जो $37.5 बिलियन का जो एग्री मार्केट है उसको एक्सेस मिलेगा, यानी एग्री प्रोडक्ट वहां पर एक्सपोर्ट हो सकेगा। मरीन सेक्टर के लिए काफी बड़ा कहा जा सकता है इस समझौते के, क्योंकि जो भी मरीन प्रोडक्ट होते हैं उस पर अभी 20% की इंपोर्ट ड्यूटी लगाता है यूके। अब वो 20% से इंपोर्ट ड्यूटी घट करके 0 हो जाएगा, यानी मरीन प्रोडक्ट का इंपोर्ट जो है यूके में भारत के प्रोडक्ट का काफी ज्यादा होगा, या फिर कहें कि भारत से मरीन प्रोडक्ट भेजना यूके में काफी ज्यादा सस्ता पड़ेगा। इसी तरीके से यूके के कई सारे सामान पर हम लोगों ने इंपोर्ट ड्यूटी या तो घटा दी है या फिर 0 कर दिया। जैसे यूके का जो मेडिकल डिवाइस होता है उसकी काफी ज्यादा जरूरत होती है, वो काफी महंगे होते हैं, तो वहां पे इंपोर्ट ड्यूटी या तो 0 कर दिया गया है, बहुत कम कर दिया गया है। एरोस्पेस के जो पार्ट्स होते हैं यूके से भारत में आएंगे उस पर भी इंपोर्ट ड्यूटी में बड़ी कटौती की गई है। इन सब के अलावा सर्विस सेक्टर में भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के अलावा सर्विस सेक्टर में भी एक बड़ा करार किया गया है, जिससे सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन एक शर्त होती थी यूके में, वो भारतीयों के लिए सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन की शर्त को हटाने पर सहमति बनी है। इससे करीब 75,000 भारतीय जो होते वहां पे काम करते हैं उनको बड़ा फायदा मिलेगा। तो ये जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है वो काफी इस मायने महत्वपूर्ण माना जा रहा है। हालांकि बता दूं कि अभी दस्तखत हुए हैं, यूके के पार्लियामेंट से इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को मंजूरी मिलेगी, उसके बाद ये लागू होगा, तो इसमें कुछ महीने का समय लग सकता है। शुक्रिया लक्ष्मण जी इस पूरी जानकारी के लिए। तो भारत और यूके के बीच फ्री ट्रेड पर हस्ताक्षर हो गए हैं। इसे बड़ा गेम चेंजर बताया जा रहा है। इससे भारत और यूके में कारोबारी रिश्तों का नया दौर शुरू होगा। आज आवाज अड्डा में हम इसी पर ही खास चर्चा करेंगे। भारत यूके फ्री ट्रेड शाम 7:57 पर जरूर देखिए। साथ ही आपको बता दें, ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में पीएम मोदी ने पहलगाम में हुए आतंकी हमले का भी जिक्र किया। पीएम मोदी ने आतंकी हमले की निंदा के लिए ब्रिटेन के प्रधानमंत्री का आभार जताया। पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले की कठोर निंदा के लिए हम प्रधानमंत्री स्टारमर और उनकी सरकार का आभार व्यक्त करते हैं। हम एक मत हैं कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मापदंडों का कोई स्थान नहीं है। हम इस बात पर भी सहमत हैं कि एक्सट्रीमिस्ट विचारधारा वाली शक्तियों को डेमोक्रेटिक फ्रीडम का दुरुपयोग नहीं करने दिया जा सकता। चलिए बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं एसआईआर पर मचे सियासी संग्राम की। चौथे दिन भी दिल्ली से पटना तक वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन के मुद्दे पर संग्राम जारी है। संसद परिसर में विपक्ष के सांसदों ने आज भी प्रदर्शन किया। लोकसभा के अंदर विपक्ष ने एसआईआर पर जमकर विरोध प्रदर्शन किया, जिसके बाद 2 बजे तक लोकसभा की कार्यवाही स्थगित कर दी गई। जबकि बिहार विधानसभा में भी वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन पर जमकर बवाल मचा। सदन के अंदर और बाहर विपक्षी विधायकों ने जमकर हंगामा किया। आज भी विपक्ष के विधायकों ने काले कपड़े में नारेबाजी की। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर बड़ा हमला बोला है। राहुल गांधी ने कहा कि एसआईआर के नाम पर सब ड्रामा हो रहा है। चुनाव आयोग अपना काम सही से नहीं कर रहा। उन्होंने ये भी कहा कि कर्नाटक चुनाव में धोखाधड़ी के सबूत मिले हैं। Election Commission is not functioning as the Election Commission of India. Today they made some statement. This is complete nonsense. Right? The fact of the matter is that Election Commission is not doing its job. Now we have concrete 100% proof of Election Commission allowing cheating in a seat in Karnataka. Not 90%. When we decide to show it to you, it is 100% proof. साथ ही आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने भी एक बार फिर चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए। तेजस्वी यादव ने एसआईआर के मुद्दे पर आरोप लगाया कि चुनाव आयोग ने अभी तक पूरा डाटा जारी नहीं किया और वो चुनाव सुधार की बात कर रहा है, जबकि चुनाव सुधार एक लंबी प्रक्रिया होती है। बोला गया कि निष्पक्ष चल रहा है, अंगूठा नहीं मारा जा रहा। क्या वोटरों का साइन बीएलओ नहीं कर रहा? एक जगह बैठ करके हजारों लाखों फॉर्म भरे जा रहे हैं
किसी और का साइन किया जा रहा है, अंगूठा मारा जा रहा है, अपलोड किया जा रहा है। कई वीडियोस हम लोगों ने देख लिए, उदाहरण है जलेबियां खा रहे हैं लोग, फेंक रहे हैं, कूड़ेदान में फेंक रहे हैं फॉर्म। ये पारदर्शिता है, ये प्रोसेस को ठीक मान रही है सरकार, यानी फर्जीवाड़ा हो रहा है पूरी तरीके से केवल संख्या को पूरी करने के लिए। तो बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी पारा चढ़ता जा रहा है। आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव ने चुनाव आयोग पर गंभीर सवाल उठाए हैं और चुनाव के बहिष्कार की बात छेड़ दी है। वहीं दूसरी तरफ एनडीए ने इसे विपक्ष की हताशा करार दिया है। तेजस्वी यादव ने बिहार में वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने चुनाव आयोग की कार्यशैली को आड़े हाथों लिया और आने वाले विधानसभा चुनाव की पूरी प्रक्रिया को ही कटघरे में खड़ा कर दिया। जिस विधानसभा चुनाव के लिए बिहार में राजनीतिक शह और मात का खेल खेला जा रहा है, तेजस्वी ने उसी चुनाव के बॉयकॉट की धमकी दे दी है। जब आप बेईमानी से सब कुछ आप तैयार कर रखे कि उसको इतना सीट देना, उसको इतना सीट देना है, तो चुनाव ही मत कराओ, तो इस पर देखा जाएगा क्या करना। तेजस्वी के चुनावी बायकॉट वाले बयान पर एनडीए ने जोरदार पलटवार किया और इसे हताशा का प्रतीक बताया। मतदाता पुनरीक्षण का कार्य चुनाव आयोग कर रहा है और अनर्गल प्रचार कर रहे थे, जबकि जाति सर्वे के आंकड़े ही उनकी बातों को चुनौती दे रहे हैं। अब मुद्दा विहीन आदमी क्या कर सकता है? हंगामा छोड़ के कुछ नहीं कर सकता है। कहाँ संविधान में लिखा है कि भारत में जो रहने वाला है वो आदमी वोट नहीं देगा? बिहार में चुनावी माहौल ऑन द टॉप है, लेकिन इसी बीच तेजस्वी यादव का चुनाव बहिष्कार का आह्वान रंग लाएगा या एनडीए की रणनीति भारी पड़ेगी, ये जनता और समय तय करेगा। वहीं दूसरी तरफ जेडीयू नेता केसी त्यागी ने कहा है कि तेजस्वी यादव को लोकतंत्र में आस्था नहीं है, इसलिए वो बॉयकॉट जैसा बयान दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट को, लोकतंत्र को, न्याय व्यवस्था को, या तो हमारी मर्जी का फैसला करो वरना हम ये करेंगे। नहीं, ये धमकी भी है और लोकतंत्र में आस्था नहीं है उसका भी प्रतीक है। 28 तारीख को सुप्रीम कोर्ट इस पर अपना निर्णय देने वाला है। तब तक ईसी को भी, राजनीतिक दलों को भी यकीन करना चाहिए, भरोसा करना चाहिए, इंतजार करना चाहिए। और आरजेडी के नेताओं का ये वक्तव्य क्या 28 तारीख के फैसले को प्रभावित करने की प्रक्रिया का हिस्सा है? तो बिहार में चल रहे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को लेकर मचे सियासी घमासान के बीच मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने बड़ा बयान दिया है। ज्ञानेश कुमार ने विपक्ष के आरोपों पर करारा जवाब देते हुए कहा कि क्या मृत मतदाताओं को वोट डालने की अनुमति दी जानी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि क्या एसआईआर का विरोध करने वाले मृत, स्थानांतरित, दोहरे वोट डालने वाले वोटरों के जरिए फर्जी वोटिंग करना चाहते हैं। चलिए अब बात करते हैं शेयर बाजार की। निफ्टी वीकली एक्सपायरी पर बाजार में दबाव दिखाई दिया। सेंसेक्स निफ्टी गिरावट के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 542 पॉइंट गिरा तो वहीं निफ्टी 158 पॉइंट फिसलकर बंद हुआ। मिड कैप स्मॉल कैप शेयर्स में बिकवाली हावी रही। पूरा अपडेट बता रही हैं कंचन नौटियाल। तो हफ्ते का चौथा कारोबारी दिन डेफिनेटली बाजार में आज हमें एक गिरावट का सिलसिला देखने को मिला और उसका मेजर कंट्रीब्यूशन अगर हम देखें तो आईटी सेक्टर से आता हुआ दिखाई दिया है। आज बिग बॉय इन्फोसिस के नंबर्स हमें मार्केट में रिएक्ट करते हुए दिखाई दिए थे। कल नंबर्स आए थे और आज वहां पे हमें देखने को मिला एक भारी गिरावट। नंबर्स ऑल्दो अच्छे साइड पे थे, लेकिन उसके बाद भी जो स्ट्रीट है उसको रिस्पेक्ट करता हुआ नजर नहीं आया। ऑन द फ्लिप साइड अगर हम बात करें तो फार्मा सेक्टर में अच्छी खासी तेजी देखने को मिली। डॉक्टर रेड्डीज के नंबर्स आए। नंबर्स में हमें नॉर्थ अमेरिका की जो सेल्स है वहां पे एक डिक्लाइन देखने को मिला, लेकिन बाकी नंबर्स जो है वो पॉजिटिव साइड में थे। एनटीए पोर्टफोलियो भी इनका अच्छा था, इंडिया बिजनेस भी अच्छा था। स्टॉक स्पेसिफिक बात कर लेते हैं किस तरीके का मोमेंटम रहा है। इटर्नल यहां पे करीब 4.25% की तेजी। डॉक्टर रेड्डी जैसे कि मैंने बोला नंबर्स आए थे, नंबर्स के बाद ये इजाफा। टाटा मोटर्स भी करीबन 2% का उछाल। इनफैक्ट जो पूरा ही ऑटो सेक्टर है वो आज एक काफी ज्यादा बज में था, क्योंकि जो ट्रेड को लेकर बातचीत चल रही है उसके चलते ऑटो में एक पॉजिटिव एंटिसिपेशन लगाई जा रही है। टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट की बात करी जाए तो यहां पे भी करीबन 1% का गेन था। नंबर्स आए थे, नंबर्स पॉजिटिव साइड में देखने को मिले।
लूजिंग स्ट्रीक की बात कर ली जाए, नेस्ले इंडिया नंबर्स के बाद ये रिफ्लेक्शन। ट्रेंड की बात करी जाए तो 4% की कमजोरी यहाँ पे श्रीराम फाइनेंस, इसके नंबर्स आने वाले हैं और उससे पहले इस तरीके की एंटिसिपेशन लगाई जा रही है। टेक महिंद्रा की बात करी जाए तो 3% की कमजोरी यहाँ पे भी देखने को मिली है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं मिड कैप का हाल किस तरीके का रहा है। इंडियन बैंक यहाँ पे 5% का इजाफा देखने को मिला है। आज मार्केट में ही इसके नंबर्स भी आते हुए दिखाई दिए। फेक में 4% की तेजी, पेटीएम 3% की तेजी, इसके नंबर्स आए थे कल और उस कल भी यहाँ पे अच्छा खासा बस देखने को मिला था और सुप्रीम इंडस्ट्री भी करीब 3% की मजबूती के साथ बंद हुआ है। लूजिंग साइड में कोफोर्ज नंबर्स आए, नंबर्स के बाद करीबन 9.25% की यहाँ पे हमें कटौती देखने को मिली है। पर्सिस्टेंट सिस्टम यहाँ पे भी नंबर्स आए। देखिए आईटी पैक में जो नंबर्स आए थे, नंबर्स पॉजिटिव साइड में आए हैं, लेकिन आईटी में जिस तरीके का मार्जिन प्रेशर बना हुआ है उसके चलते यहाँ पे काफी सारे कंसर्न्स है। तो पर्सिस्टेंट में भी करीबन हमें एक गिरावट का सिलसिला देखने को मिला। तो अगर हम मेजरली देखें तो जो आईटी रहा है वो काफी ज्यादा यहाँ पे लूजिंग स्ट्रीक में रहा है और इस टाइम पे जो फार्मा है उसने यहाँ पे पैक को लीड किया है, बट ओवरऑल मार्केट में गिरावट रही है। इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटर से आईईएक्स को बड़ा झटका लगा है। सीईआरसी ने अगले साल जनवरी से मार्केट कपलिंग लागू करने का फैसला किया है। इस फैसले से आईईएक्स के शेयर्स में इतनी भारी गिरावट क्यों आई है, बता रहे हैं यतिन मोता। आईएक्स क्लियरली आज जो 25-30% की गिरावट आपने देखी है वो सीआरसी के सर्कुलर के बाद शेयर में आपको एक बड़ा पैनिक आता हुआ नजर पड़ रहा है। सीआरसी के निर्देशों के हिसाब से मार्केट कपलिंग को अब लागू कर दिया जाएगा और डे अहेड मार्केट यानी डीएएम में आपको जनवरी 2026 से लागू करनी होगी मार्केट कपलिंग। मार्केट कपलिंग जो है क्या होता है? मार्केट कपलिंग का मतलब ये है कि बहुत सारे एक्सचेंजेस जो बिजली के कारोबार में हैं उनको एक सिंगल क्लियरेंस प्राइस डिस्कवर करना होगा और एक प्राइस मैकेनिज्म के जरिए अगर प्राइस जब डिस्कवर हो जाता है तो सभी एक्सचेंज पे आप अपनी बोलियां एक ही प्राइस से ले और दे सकते हैं। इसका मतलब ये है कि आईएक्स जिसके पास एक बड़ी मार्केट शेयर है पूरे के पूरे डीएम मार्केट में और दूसरे प्रोडक्ट्स में, क्योंकि क्लियरिंग प्राइस एक हो जाएगा तो ज़रूरी नहीं आप आईएक्स पे ट्रेड करें, आप दूसरे एक्सचेंजेस पे भी ट्रेड कर सकते हैं और जो एक्सचेंज पे ट्रांजैक्शन कॉस्ट कम हो और जो एक्सचेंज से आपके रिलेशनशिप हो वहाँ आप जाके मार्केट क्लियर कराइए। तो आईएक्स की लिक्विडिटी और जो स्केल है उसका कुछ फ़ायदा नहीं रह जाएगा, जिसके कारण अर्निंग्स पे ब्रोकरेजेस एस्टिमेट कर रहे हैं 30 से 50% का इम्पैक्ट एफआई 26-27 में आता हुआ नज़र पड़ सकता है। और बहुत सारे ब्रोकरेजेस ने जैसे कि बर्नस्टीन ने अपना टारगेट काट के अब 122 रुपये कर दिया है। तो बढ़ते हुए कंपटीशन में और ये जो मार्केट कपलिंग को क्लियरेंस मिल गया है जो बहुत टाइम से कंपनी के ऊपर ओवरहैंग बना हुआ था, फाइनली अब हो गया है, जिसके कारण एक बड़ा झटका आईएक्स के अर्निंग्स को और ओवरऑल एक्सचेंज वॉल्यूम को लगता हुआ नजर पड़ रहा है। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को जीएसटी के मोर्चे पर राहत मिल सकती है। सूत्रों से मिल रही जानकारी के मुताबिक फ्रूट जूस और पैकेज फूड समेत कई उत्पादों पर जीएसटी दरों में कटौती पर आगामी जीएसटी काउंसिल की बैठक में फैसला लिया जा सकता है। ज्यादा जानकारी के लिए अब जुड़ते हैं आलोक प्रियदर्शी से। तो आलोक, बताएं फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को जीएसटी में कितनी बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है? बिल्कुल, देखिए डिब्बाबंद फ्रूट जूस और फूड आइटम्स पर आने वाले दिनों में जीएसटी कटौती हो सकती है। सीएनबीसी आवाज को सूत्रों से जानकारी मिली है कि पैकेज्ड फूड्स आइटम्स को लेकर जीएसटी की दरों में रेट रेशनलाइजेशन का काम चल रहा है। दरअसल फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री और फार्मर्स की तरफ से इस बात की रिक्वेस्ट की गई थी कि जितने भी फ्रूट जूस हैं उस पर 28% जीएसटी लगता है, जो कि एरेटेड बेवरेज यानी कोल्ड ड्रिंक के बराबर है, जो कि कतई ठीक नहीं है। इस मांग को लेकर फूड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री ने वित्त मंत्रालय से संपर्क किया था और कई राउंड की इस पर बातचीत हो चुकी है। हमें जानकारी मिल रही है कि ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स भी इस पर चर्चा कर रहा है और वो अपनी सिफारिश जब देगा तो आगामी जीएसटी काउंसिल की बैठक, जो कि अगस्त महीने में संभावित है, इस पर अंतिम फैसला हो सकता है। दरअसल अभी जो फ्रूट कंटेंट 11% से ज्यादा जिस ड्रिंक में है उस पर 28% जीएसटी लगता है और उससे कम वाले पर 18% लगता है। लिहाजा इंडस्ट्री भी जानबूझकर फ्रूट कंटेंट को 11% से कम रखती है। इससे सीधे सीधे किसानों को नुकसान होता है। लिहाजा एक पूरे पैकेज्ड फूड इंडस्ट्री में रेट रेशनलाइजेशन को किस तरह से किया जाए, जीएसटी में कमी किस तरह से किया जाए, उसको लेकर ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स विचार कर रहा है और जैसी सिफारिश करेगा उस पर जीएसटी काउंसिल की बैठक में फैसला हो सकता है। शुक्रिया आलोक इस पूरी जानकारी के लिए। दूरसंचार विभाग ने नई टेलीकॉम पॉलिसी 2025 जारी कर सभी स्टेक होल्डर्स से राय मांगी है। पॉलिसी में सरकार ने 2030 तक 1 लाख करोड़ के निवेश और टेलीकॉम उत्पादों के एक्सपोर्ट को डबल करने का लक्ष्य रखा है। डिटेल्स लेते हैं असीम मनचंदा से। तो असीम, बताएं क्या खास बातें हैं नई टेलीकॉम पॉलिसी में?
साल 2012 के बाद सरकार ने न्यू टेलीकॉम पॉलिसी जारी की है। इसे न्यू टेलीकॉम पॉलिसी 2025 का नाम दिया गया है। इस पर सरकार ने सभी स्टेक होल्डर्स की राय मांगी है। अब इस पॉलिसी के अंदर सरकार के अगले 5 साल का रोड मैप तैयार किया गया कि अगले 5 साल के अंदर टेलीकॉम सेक्टर की क्या दिशा होगी। सबसे पहले तो जीडीपी में टेलीकॉम सेक्टर का योगदान दोगुना हो जाएगा। इतना ही नहीं, 2030 तक टेलीकॉम सेक्टर में 1 लाख करोड़ रुपए का निवेश सालाना आएगा। टेलीकॉम सेक्टर के अंदर 10 लाख नई नौकरियों के मौके होंगे। रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर सरकार दोगुना खर्च करेगी। स्टार्टअप को बढ़ावा देगी। स्टार्टअप को सरकार आने वाले दिनों में दोगुना कर देगी। इसके साथ साथ जो 4G सैचुरेशन है वो भी 2030 तक हो जाएगा। 5G 90% रोल आउट 2030 तक इसमें करने का अनुमान लगा है। इसके साथ साथ जो एक्सपोर्ट है टेलीकॉम इक्विपमेंट्स का 2030 तक वो भी डबल हो जाएगा। इसके साथ साथ एक और बड़ी चीज सरकार ने इसमें घोषणा की है कि जो टावर का फाइबराइजेशन है वो भी किया जाएगा। अभी टावर का फाइबराइजेशन 40% के आसपास का है। सरकार ने इसको बढ़ा करके साल 2030 तक 80% का लक्ष्य रखा है। तो ये पॉलिसी के तहत सरकार कदम उठाएगी ताकि ये सारे जितने भी सरकार ने ऑब्जेक्टिव रखे इनको अचीव किया जा सके। तो नए टेलीकॉम सेक्टर का एक प्रगति की राह इस नई पॉलिसी से मिल सकती है। जी शुक्रिया असीम इस पूरी जानकारी के लिए। इस साल टूरिज्म के लिहाज से गर्मी की छुट्टियां सुस्त रहीं, लेकिन अब बरसात के मौसम में लोग खूब घूमने फिरने का मन बना रहे हैं। ट्रैवल पोर्टल्स के आंकड़े बताते हैं कि इस मॉनसून सीजन में ट्रैवल बुकिंग में अच्छा खासा उछाल आया है। कभी मॉनसून को टूरिज्म का ऑफ सीजन माना जाता था, लेकिन अब तस्वीर बदल गई है। गर्मियों में सरहद पर तनाव और जियोपॉलिटिकल मुद्दों के चलते बहुत से लोगों ने अपनी छुट्टियां टाल दी थी। अब वही पेंडिंग डिमांड इस मॉनसून ट्रैवल सीजन की बुकिंग बढ़ा रही है। आजकल मॉनसून का सीजन चल रहा है और बहुत सारे जो टूरिस्ट हैं वो लोग राजस्थान, केरला और गोवा की तरफ रुख कर रहे हैं, क्योंकि बरसात में यहाँ पर मौसम काफी सुहावना हो जाता है, सब जगह हरा भरा रहता है। और चूंकि ये लो सीजन है इसलिए एयर फेयर और होटल भी उचित दामों पे मिल जाते हैं, जिसका लोग भरपूर लुत्फ उठा रहे हैं। ट्रेंड्स के मुताबिक सबसे ज्यादा ट्रैवल कर रहे हैं 24 से 30 साल के युवा, खासकर दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु जैसे मेट्रो शहरों से। जेनजी और मिलेनियल्स अब 2-3 दिन के शॉर्ट ब्रेक में बारिश का मजा लेने निकल रहे हैं। इक्जिको के मुताबिक इस मॉनसून में पोर्ट ब्लेयर, तिरुपति, उदयपुर, कोयम्बटूर और देहरादून जैसे उभरते डेस्टिनेशंस के लिए फ्लाइट बुकिंग्स में 25 से 30% की बढ़ोतरी हुई है। बरसात में लोग मुन्नार के चाय बागानों और कुर्ग के बादलों में डूबे कॉफी एस्टेट्स का आनंद लेना चाह रहे हैं। मेघालय और सिक्किम भी काफी लोग जा रहे हैं। श्रावण के चलते उज्जैन, वाराणसी, बैजनाथ धाम जैसे धार्मिक स्थल भी भीड़ खींच रहे हैं। People want to get out in open spaces, तो लोगों को जगह चाहिए, लोग हरियाली देखनी है, तो उसकी वजह से अब लोग दमदमा में जहाँ पर नेचर रिजॉर्ट है, जो जिम कॉर्बेट में जहाँ पर भी it's almost a nature resort which is set up between the nature, so we are experiencing more and better bookings now. मॉनसून पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इस बार गोवा सरकार ने वाटरफॉल बैन हटाया है। वहीं कर्नाटक सरकार भी अगस्त के अंत तक वाटरफॉल के लिए विशेष टूर पैकेज लॉन्च करने जा रही है। इस बार ट्रेवल ट्रेंड में रेनस्केप शब्द काफी चल रहा है, यानी बारिश से बचने की बजाय बारिश का मजा लेने का पर्यटन। रोहन सिंह, दिल्ली। अहमदाबाद इसरो के रिटायर्ड साइंटिस्ट मधुकांत पटेल ने फल सब्जी की शुद्धता का पता लगाने वाले छोटे छोटे डिवाइस बनाए हैं। इसके अलावा ये डिवाइस सॉइल टेस्ट भी करता है। इस अनोखे डिवाइस का डेमो दिखा रहे हैं संवाददाता केतन जोशी। ये छोटे छोटे यूनिक डिवाइस कैसे काम करते हैं, आइए हम पटेल साहब से समझते हैं। सर बताइए। तो ये डिवाइस के अंदर 3 बड़ी टेक्नोलॉजी है, स्पेक्ट्रोमीटर, डॉक्टर सीवी दामन के हिसाब से, नैनोमेटेरियल और माइक्रोवेव, और इससे हम सॉइल टेस्ट करते हैं। और ये जैसे मैंने लाइव डेमो दिखाया, ये लगाया मैंने, यहाँ पे क्लिक किया और उसका डेटा क्लाउड पे आ रहा है यूजिंग मशीन लर्निंग एंड एआई। तो एआई पावर से 30 सेकंड में आपको डेटा मिल जाता है। और दूसरा जो यूनिक डिवाइस हमारा है वो सब्जियों के लिए है, जैसे कि सब्जी है, ये फल, तो एक क्लिक किया मैंने और एक खाने लायक दिखाया उसने। और ये है फल, मैंने क्लिक किया और ये खाने लायक नहीं है, ये सड़ा हुआ दिखाया। और मैंने ये फल है वो दिखाया कि पूरा ऑर्गेनिक है। तो ये उसका टेस्ट हो गया, परीक्षण हो गया चंद सेकंडों में। तो सर ये आप लोगों के पास ऐसे डिवाइस कब तक पहुंचेंगे, फ्यूचर का प्लान क्या है? तो हमने एक कंपनी फॉर्म की है और अभी बहुत जल्दी हम थोड़ा फंड भी इन्वाइट करेंगे और उसको मास प्रोडक्शन में लेके जाएंगे। तो हमारा जो ध्येय है कि पूरा ये लोगों को
बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में और इजी टू ऑपरेट मोड में बनाना है। तो ये ऑर्गेनिक और अनऑर्गेनिक जितनी भी खाने की चीजें हैं वो कितने रिपोर्ट आ जाता है और कितने सेकंड में? तो ये रिपोर्ट करीब करीब देखिए इसको 5-10 सेकंड में लगते हैं और उसमें एक फल पका है कि नहीं, उसमें कितना बैक्टीरिया है, उसमें कोई वैक्सीनेशन लगा है कि नहीं, केमिकल रेसिड्यूल है, कोई फर्टिलाइजर रेसिड्यूल है, तो ये सब रेसिड्यूल दिखाता है तो उससे समझ में आता है कि मेरे लिए खाना लायक है कि नहीं। तो जब ये पब्लिक में आएगा और इसरो के साइंटिस्ट ने ही ये डेवलप किया हुआ है तब हमारे लिए भी ये काफी फायदेमंद हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे और आपको बता दें रूस का एक यात्री विमान AN-24 चीन की सीमा के पास क्रैश हो गया है। अंगारा एयरलाइंस के इस विमान में क्रू मेंबर समेत 50 लोग सवार थे। ये यात्री विमान उड़ने के बाद से ही रडार से गायब हो गया था। हालांकि जो शुरुआत में जानकारी मिल रही थी उसके मुताबिक ये आशंका थी कि शायद विमान से कनेक्शन टूट गया है, लेकिन अब जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक विमान का मलबा रूस के पूर्व क्षेत्र में मिलने की खबर सामने आ रही है। इसमें सवार सभी लोगों के मारे जाने की आशंका है। खोज और बचाव अभियान अभी भी जारी है। थाईलैंड और कंबोडिया के बीच दशकों पुराने सीमा विवाद ने अचानक आग पकड़ ली है। आज सुबह सीमा पर दोनों देशों के बीच गोलाबारी हुई। कंबोडियाई सैनिकों की गोलाबारी में 12 थाई लोगों की मौत हो गई, वहीं 14 लोग घायल बताए जा रहे हैं। थाईलैंड ने जवाब में कंबोडिया के सैन्य ठिकानों पर हवाई हमले शुरू कर दिए हैं। दोनों देशों ने एक दूसरे पर पहले हमला करने का आरोप लगाया है। तो इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप खबरों पर अपडेट रहें, CNBC आवाज से जुड़े रहें हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए। नमस्कार।